सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों और श्रोताओं को और हमारी प्यारी बुआ को मेरा प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। और सभी श्रोताओं के साथ साथ मंजरी बिटिया को भी प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है कार्यक्रम में और सभी को शुभाशीष। और आपका एक बार फिर से हम स्वागत कर देते हैं। अच्छा, कितनी बार ठंडी फुहारों के साथ कर देते हैं। अच्छा, ठंडी फरवरी है ना, क्योंकि जाता हुआ फरवरी है, तो हल्की सी ठंडक होती ना, तो सभी को कर देते हैं आपके साथ में ठंड भरा नमस्कार। क्या बात है, यानी कि ठंड को बाय बाय भी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बाय बाय कर रहे हैं। और आज के जो हमारी सखी सहेली के विषय है तो वो बता देते हैं। बिल्कुल, क्योंकि आज हम लोग बात करेंगे सखी विशेष में, पहले करेंगे कि बात की विदुषी डॉक्टर कमला शंकर जी के बारे में बात करेंगे। और ये गिटार बजाती हैं जी, इसमें सिद्धहस्त है। और इसके संग संग हम बात करेंगे, बड़ा मुश्किल विषय है, विवाह और खर्च। तो खर्च कभी ज्यादा हो जाता है और कभी कभी बच भी जाता है, वो भी बताएंगे। पता है कैसे बच जाता है? बिल्कुल बताएंगे। और हमारे जो सभी श्रोता हैं वो सब भी बताएंगे, और साथ में खर्च बताने के साथ साथ कुछ किस्से भी वो अपनी यादों से निकाल के बता दिया उन्होंने, बहुत सारी चीजें। क्योंकि जैसे कि क्या है ना कि हमारे श्रोता और सब सखियां बहुत स्मार्ट है ना। और भाई जाहिर है कि जब शादी ब्याह की बात आती है तो तरह तरह के व्यंजन बनते हैं। बिल्कुल, थोड़े बहुत हम भी बता देंगे व्यंजन। बिल्कुल, हम भी बताएंगे और हमारे सभी साथी बताएंगे कि विवाह में गए तो भाई उन्हें कौन सा व्यंजन पसंद आया है ना, उसकी रेसिपी भी हमें बता सकते हैं। और आज है केंद्रीय आबकारी दिवस है, तो इसके जी बारे में भी बात उत्पाद शुल्क या आबकारी एक अप्रत्यक्ष कर है जो भारत में विनिर्माण की जाने वाली उन वस्तुओं पर लगाया जाता है जो घरेलू खपत के लिए होती हैं। और कर जो है विनिर्माण पर लगाया जाता है, और जैसे ही वस्तुओं का विनिर्माण हो जाता है केंद्रीय उत्पाद शुल्क जो है वो देय हो जाता है। और ये जो है कर वो विनिर्माता द्वारा अदा किया जाता है, जो अपना कर भार जो है ग्राहकों पर डाल देते हैं। भाई ये जो बात है ये हमारे साथी ने लिखकर भेजा है, पहले ही बता दे रहा। हाँ, नहीं, सही बात है। और एक और हमारे साथी लिखते हैं कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के प्रयासों का सम्मान करने के लिए हर साल 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। यह CBEC सदस्यों के काम को स्वीकार करने और उन्हें अधिक दक्षता के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित करता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम की याद दिलाता है, जिसे 24 फरवरी सन 1944 को पारित किया गया था। और केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड के काम की सराहना करने के लिए मनाया जाता है। और गौरतलब है कि CBIC राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय भारत सरकार के अधीन काम करता है। यह संगठन सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क आदि के मामलों के संग्रह और प्रबंधन से संबंधित है। सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क संग्रह के सुचारू संचालन के लिए CBIC की भूमिका केंद्रीय है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस CBIC की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करने के बारे में है। तो भाई बहुत महत्वपूर्ण जानकारी संदेश। जी हाँ, तो लगभग सारी जानकारी तो इन्होंने दे ही दी, और हमारे साथियों ने भी लगभग ऐसी ही मिलती जुलती कमोबेश जानकारी दी है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक खास बात है कि हम स्वागत करते हैं ऐसे अपने श्रोता का जिन्होंने लिखा है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और कस्टम बोर्ड के पास देश में कस्टम, GST, केंद्रीय एक्साइज, सर्विस टैक्स और नारकोटिक्स के प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। और बधाई इनको, क्योंकि मेरे पतिदेव इसी डिपार्टमेंट में से सेवानिवृत्त हुए हैं। क्या बात है। तो भाई आपका स्वागत है, आपको विशेष तौर से बधाई। और जाहिर है कि हमने जैसे बताया, हमारे साथियों ने भी बताया कि इसमें जो लोग काम करते हैं उनके सम्मान में ये दिवस मनाया जाता है। तो उन सम्मानीय सदस्यों को जो अपने बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। इसी तरह से तत्परता से काम करें, और हम जो तत्परता से काम करेंगे वो करते रहेंगे, गीत सुनाते रहेंगे, कार्यक्रम आगे बढ़ता रहेगा इसी तरह से। तुझको मांगे दूर दूर तू भागे, मन मेरा तुझको मांगे और दूर दूर तू भागे। मैं ऐसी हुई थी
तेरा प्यार बना है देखो भूल भुलैया, तेरा प्यार बना है देखो भूल भुलैया। कहो ये प्रीत कैसे, नहीं ये रीत कैसे, के भंवरा गले से लगाए। जवानी जले ऐसे हजारों दिए जैसे, पतंगा न क्यों पास आए। जलती रही दिल में मैं पाई तेरी छैया, मैं ऐसी उठी सैया, तेरा प्यार बना है देखो भूल भुलैया, तेरा प्यार बना है देखो भूल भुलैया। मन मेरा तुझको मांगे, दूर दूर तू भागे, मैं ऐसी उठी सैया, तेरा प्यार बना है देखो भूल भुलैया, तेरा प्यार बना है देखो भूल भुलैया। बदन के उजाले हैं तेरे हवाले, संभाले बिना कौन तेरे। तू बाहों में उठा ले, तू सीने में छुपा ले, बहुत हम खड़े मुझको घेरे। सहारा लिया तेरा, छुड़ाए तू ही भैया, मैं ऐसी उठी सैया, तेरा प्यार बना है देखो भूल भुलैया, तेरा प्यार बना है देखो भूल भुलैया। मन मेरा तुझको मांगे, दूर दूर तू भागे, मैं ऐसी उठी सैया, तेरा प्यार बना है देखो भूल भुलैया, तेरा प्यार बना है देखो भूल भुलैया। तो बुआ देखिए ना, हाँ। कितना प्यारा गाना था ये, अभी हमने सुना पारस फिल्म से, है ना। तो भाई प्यार जो है वो भूल भुलैया तो हो ही जाता है। हो ही जाता है, वो है ही भूल है ही। भुलैया। लेकिन ऐसी भूल भुलैया है जिसमें हर कोई गुम हो जाना चाहता है, डूब गुम जाना होना चाहता चाहता है, है, बिल्कुल। गायब हो जाए तो बात कितनी अच्छी बात है। और वैसे बाकी भी चीजें जो हम करते हैं वो इसीलिए करते हैं ना कि हम बिल्कुल उसमें डूब जाएं, गायब हो जाएं। बिल्कुल। चाहे वो संगीत हो, नृत्य हो, या कुछ भी हो, या कोई भी वाद्य यंत्र हो, और कहीं अगर गिटार हो तो क्या बात है। बस फिर तो पूछिए मत। तो भाई आज हमारी सखी विशेष में हम बात करने जा रहे हैं विदुषी डॉक्टर कमला शंकर जी के बारे में। जी। विदुषी डॉक्टर कमला शंकर एक प्रसिद्ध महिला भारतीय शास्त्रीय स्लाइड गिटार संगीतकार हैं। आप भारतीय संगीत परंपराओं को पश्चिमी हवाइन गिटार में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पेश करने वाली पहली महिला हैं। आपको शंकर स्लाइड गिटार का आविष्कार करने का श्रेय भी प्राप्त है। उन्हें अपनी कला और वाद्य पर पूर्ण महारत हासिल है और उनके पास गायकी की अंग शैली को बजाने की असाधारण क्षमता हासिल है। आपके संगीत को गायन गिटार के रूप में भी जाना जाता है। जी हाँ, 5 दिसंबर सन 1966 में तमिलनाडु के तंजौर जिले में जो पैदा हुई डॉक्टर कमला शंकर जी, जिनके पिता का नाम डॉक्टर आर शंकर है, जो वाराणसी में वरिष्ठ चिकित्सक रहे। अपनी माँ से उनका प्रारंभिक गायन शिक्षा प्राप्त हुआ, संगीत में खास तौर से, और संगीत गायन में स्नातक की डिग्री आपने प्राप्त की। बीएससी किया आपने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से, फिर जुलाई में ऑनर्स के साथ डिग्री ली और उन्होंने गिटार बजाने में स्नातक और मास्टर डिग्री प्राप्त की। फिर वहीं उन्होंने श्री विश्वनाथ भट्टाचार्य जी से प्रारंभिक
प्रशिक्षण लिया। जी, और इसके बाद उन्होंने स्वर्गीय डॉक्टर गोपाल शंकर मिश्रा से सीखा। रीडर इन सितार फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स बीएचयू के तहत डॉक्टरेट की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद कमला जी ने यूजीसी द्वारा आयोजित संगीत में लेक्चरशिप के लिए परीक्षा दी, वह उत्तीर्ण हुई वहाँ पर, और आपने कई प्रसिद्ध गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की। गायकी की मुखर शैली और तंत्रकारी अंग वाद्य शैली को मिलाकर गिटार बजाने का अपना अनूठा प्रयास तरीका विकसित किया, और जिससे शास्त्रीय संगीत के अपने प्रदर्शन को प्रस्तुत किया जा सके। आपकी उपलब्धियों में सुर श्रृंगार संसद मुंबई से सुरमणि पुरस्कार मिला आपको, मानव संसाधन विकास मंत्रालय सरकार से संगीत में फेलोशिप भी आपको प्राप्त हुई है, और भी बहुत सारे सम्मान मिले हैं, जैसे कि स्वामी हरिदास संगीत सम्मेलन मुंबई, संगीत कला मंदिर कोलकाता, भारत भवन भोपाल, अवध संध्या लखनऊ, संगीत परिषद वाराणसी, सप्तक अहमदाबाद जैसे प्रतिष्ठित संगीत कार्यक्रमों में आपने अपनी प्रस्तुतियां की और लोगों को मंत्रमुग्ध किया। बिल्कुल, और सन 2013 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संगीत के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रीय कुमार गंधर्व सम्मान भी मिला, क्योंकि वे पहली स्लाइड गिटार वादिका थी। आपके पसंदीदा रागों में यमन, गोरख कल्याण और भाग्यश्री शामिल हैं। आपके गुरु पंडित अमरनाथ मिश्र और पंडित छन्नूलाल मिश्र रहे। इसके बाद वे इमदाद खानी घराने के मशहूर सितार वादक पंडित विमलेंद्र मुखर्जी की शिष्या बन गई। आप पहले हवाईयन गिटार की टोनल क्वालिटी थी उससे संतुष्ट नहीं थी, थोड़ा सा कम संतुष्ट थी, तो दिल्ली में पंडित विशन दास शर्मा जी से गिटार की सीमाओं पर चर्चा करके उनके बेटे अजय जी से गिटार में खुद बदलाव किया इन्होंने, और इसके बाद जो साज बनकर सामने आया वो हवाईयन गिटार और सितार का एक मिला जुला रूप था, और इसके सुर कुछ क्लासिकल वीणा से भी मेल खाते थे। उनकी संगीत यात्रा इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि संगीत की कोई विरासत उनके पास नहीं थी, इसलिए शुरू से संघर्ष और मेहनत करनी थी। कई बार उन्हें नकारात्मक टिप्पणियां भी मिलती थी कि क्या बजाएंगी महिलाएं, यानी पुरुषों से उन्हें चुनौती एक तरह से मिलती थी, लेकिन वे अपने उस पर अटल रहीं, और जब कमला जी ने मीठे सुरों को छेड़ा तो दुनिया का उन्होंने दिल जीत लिया। आप हिंदुस्तानी शास्त्रीय शैली में हवाईयन गिटार की शिक्षा बच्चों को दे रही हैं। वे गरीब बच्चों को संगीत सिखाती हैं, और वे कहती हैं कि संगीत साझा करने की चीज़ है, और अगर हमें कलाकारों की अगली पीढ़ी तैयार करनी है तो कुछ हट कर सोचना होगा। क्या बात है, ये बहुत बड़ी बात है। यानी कि किसी भी चीज़ को जानना, उसका प्रचार प्रसार करना और उसके बाद लोगों के लिए सहज सुलभ बनाना, ये बहुत बड़ी बात है। इसी के लिए उन्होंने शंकर फाउंडेशन की भी स्थापना की है। उन्होंने पहले बड़ी मज़ेदार बात है कि पहले दंत चिकित्सक बनने के लिए परीक्षा भी दी, फिर उसमें पास भी हो गई, लेकिन वो कहती हैं कि मैं नियति पर विश्वास करती हूँ, और शायद इसी कला में आने के लिए ही ऊपर वाले की इच्छा निहित थी, तभी वे इस कला से जुड़ सकीं और एक सफल मुकाम भी उन्होंने हासिल कर लिया। उनका हमेशा यही उद्देश्य रहा कि संगीत में उच्च कौशल और प्रशिक्षण बच्चों को दिया जाए, ताकि आगे ये बढ़ सके कला, और खुद भी सोचती हैं कि मैं इसे दे सकूं, बस प्रतिभाशाली हों वे। ये ज़रूरी नहीं कि संगीत विरासत में ही मिला हो, यानी कि आप रियाज से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल, और कितनी अच्छी बात है कि कितने सारे बच्चों को वो शिक्षा दे रही हैं। एक बात और है कि अभी हमने थोड़े दिन पहले ही विविध भारती से संगीत सरिता कार्यक्रम में आपका जो है पूरी शैली, आपकी विचार, जानकारी हमने प्रसारित की थी, तो हम कमला जी का थोड़ा सा अंश भी सुनवाएंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग एक अंतराल लेंगे जी। तो अंतराल लेते हैं, अंतराल के बाद फिर हाजिर होंगे हम जी।
अंतराल के बाद एक बार फिर सखी सहेली कार्यक्रम में सभी का स्वागत है और प्यारी बुआ आपका भी स्वागत करते हैं। और देखिए हम लोग अभी बात करी थी ना कमला जी के बारे में हमने बताया, और हमने जैसे बताया था कि संगीत चर्चा जो कार्यक्रम हमारा सुबह 6:45 से आता है और शाम को हम इसे पुनः प्रसारित करते हैं 6:45 पर, और इसमें हम विविध जानकारी देते हैं। और इसमें हमने थोड़े दिन पहले ही विदुषी जी का भी गिटार वादन भी सुनवाया था। जो जानकारी उन्होंने दी वो भी हमारे श्रोताओं ने सुनी थी, तो उसका एक छोटा सा अंश सुनवाते हैं और उसके बाद गीत भी सुनवा देंगे। तो भाई मौसम है आशिकाना वाकई। बुआ जब विवाह की बात आती है तो मौसम वैसे ही आशिकाना हो जाता है, और जब खर्च की बात नहीं लगता कि पहले आशिकाना मौसम होता है, इश्क होता है, फिर उसके बाद विवाह होता है। तो ऐसे होता है बुआ। हाँ, विवाह ऐसा नहीं कि केवल मौसम आशिकाना हुआ और विवाह में मौसम आशिकाना होता है। कुछ हो जाते हैं, कुछ लोग हो जाते हैं, उनके भी मौसम अच्छे हो जाते हैं। हाँ, रुत बदलती है जी, लेकिन खर्चे जो हैं वो अपनी जगह अटल हैं, और अटल भी नहीं है बल्कि यूं कहें कि बढ़ते ही जा रहे हैं। बिल्कुल
बढ़ते जा रहे हैं। और क्या होता है कि विवाह में कई बार अचानक ऐसे खर्चे आ जाते हैं जिनके बारे में हमारा ध्यान ही नहीं जा पाता है, उनका कोई हिसाब नहीं रहता है, और कई बार जरूरत से ज्यादा खरीदारी में भी फिजूल खर्चा हो जाता है। और यदि हम ऐसे में परिवार के साथ बैठकर विचार करें तो वित्तीय जो संकट होता है, जो खर्चे का संकट होता है, उससे भी बचा जा सकता है। बिल्कुल, है ना। तो ये चीजें बहुत ध्यान रखने वाली है, क्योंकि जब एक साथ बैठेंगे तभी हम निर्णय ले सकते हैं कि किस पर करना है खर्च और किस पर नहीं करना है। तो जैसे किन किन चीजों पर ज्यादा खर्च होता है? जैसे कि अब हमें पहले तो कपड़े लत्ते होते हैं, उनकी खरीदारी में ज्यादा खर्चा होता है और मतलब ओवर बजट चले जाते हैं। जैसे तो फिर कैसे अभी मतलब कैसे करें? आप मान लीजिए कि अपने दुल्हन के कपड़े खरीदने, तो हमने एक बजट बना लिया कि हम इस बजट में ही शॉपिंग करेंगे, लेकिन जब जाते हैं तो वहां पर पता चलता है कि हमको कोई दूसरी चीज अच्छी लग रही है और उसका तो ये तो बात बिल्कुल सही है। फिर कैसे करें बताओ? तो एक बना लेना चाहिए, फिर अपनी बेटी को भी समझा देना चाहिए कि भाई ये बड़ा मुश्किल काम बता रही हो। हाँ, मुश्किल तो है, लेकिन करना पड़ता है। अगर ऐसा करके ले जाएंगे, भाई देखो तुम्हारी 20-25 हजार की या जो भी 30-40 हजार की शॉपिंग है, इस तरीके की, जो मतलब लहंगा मान लीजिए आप है, तो लहंगा ज्यादातर सबको महंगा पसंद। अभी 40-50 हजार तो बहुत तुम नीचे बता रही हो। मतलब एक थोड़ा सा उसका बता रहे कि थोड़े से आप होलसेल शॉप पे जाओ, सामान तौर पे है। वैसे तो भाई आजकल कॉस्ट बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर यही लहंगा हमें खरीदना है तो हम अगर होलसेल की शॉप पर जाकर खरीदारी करते हैं तो हमें बाहर की अपेक्षा यहाँ पर ज्यादा सस्ता पड़ेगा। मतलब थोड़ा बहुत मेहनत करें, समय लगाएं और पैसे की बचत करें। लेकिन हमारे एक साथी ने दूसरा ही उपाय बताया, जैसे तुम कपड़ों की बात कर रही हो दूल्हा दुल्हन के। इन्होंने लिखा है शादी में दूल्हा दुल्हन के विवाह के जोड़े काफी महंगे आते हैं और एवं इसे पहनना सिर्फ एक बार ही होता है। ऐसे में यदि आपकी इच्छा हो तो शादी के जोड़े भाड़े पर भी लिए जा सकते हैं। दूल्हा दुल्हन के विवाह के इन वस्त्रों के किराए का प्रारंभ मात्र 2500 से होता है, लेकिन बहुत से लोग नए वस्त्र खरीदकर ऐसे ही कपाट में सालों साल सड़ा कर रख देते हैं। तो बात बिल्कुल सही है और बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही, इस पर विचार किया जा सकता है। अच्छा, खास बात यह है कि विवाह का जो कपड़ा होता है, जोड़ा होता है, वो इतना भारी होता है कि आप किसी और के विवाह में या किसी और अवसर पर पहन भी नहीं पाते। आपको लगता है क्या जा रहे हैं तो कहेंगे अच्छा जैसे लग रहा है तुम्हारी ही शादी है, तो फिर आप बड़े संकोच में आ जाते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि किराए पर लें। और किराए पर जो कपड़े लेते हैं, अब आप सोचेंगे कि माप के आएंगे कि नहीं, तो अब इतनी ज्यादा सब चीजें बढ़ गई हैं कि वो लोग बकायदा आपकी फिटिंग का करके देते हैं, सारे ऑप्शंस देते हैं कि अगर आपको इस जोड़े के संग इस तरीके का दुपट्टा या जो भी चाहिए, अगर आपको नहीं जम रहा है तो वो दूसरा भी दे देते हैं। हाँ। तो एक तो ये बात हो गई, कपड़े की बात आ गई। फिर उसके बाद आती है खान पान की, केटरिंग की बात आती है ना। बिल्कुल। और केटरिंग में भी क्या होता है कि एक मेनू बना लेना पड़ता है कि क्या चीजें हमें किस किस समय पर हमें सर्व करानी है, नाश्ते से लेकर के लंच डिनर तक सब चीजें देखनी पड़ती है। तो उसमें भी हमें ध्यान रखना है कि हम कितनी तरीके के व्यंजन रखते हैं और उनका आजकल क्या रेट चल रहा है, प्लेट की कॉस्ट क्या है, ये सब मिला के हमें सोचना पड़ता है। और कौन सा 3-4 कैटर्स, ये तो सभी लोग करते हैं। हाँ, तो उसमें उसी को देखना पड़ता है कि 3-4 को जब हम बात करते हैं तब पता चलता है कि कहाँ पर हमें थोड़ी सी छूट मिल रही है, तो उस तरह से हम उसकी अरेंजमेंट कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन एक बात है कि भाई हमें तो लगता है कि ये हमारे सभी लोग करते होंगे, लेकिन हाँ, अब जरूरत मुझे ऐसा लगता है कि ये जरूर देखना चाहिए कि ये 15 तरीके का केवल अचार, 5 तरीके का केवल सलाद है, मतलब अनावश्यक जिसको कहते हैं। हमें तो यही लगता है कि क्या जरूरत है। पहले आप सूप भी रखते हैं, सूप चलिए ठीक है, स्टार्टर भी, आप इतनी विविधता रहती है स्टार्टर में भी, फिर नाश्ता रखते हैं, फिर उसका मेन कोर्स रख देते हैं। तो इसी 1-1.5 घंटे के अंदर, हाँ, है ना, जैसे शादी में हुआ जयमाल और उसके बाद जब खाना शुरू होता है तो आप कितना खा सकते हैं। हाँ, है ना। कई स्टाइल तो ऐसे होते हैं बुआ कि वो छूट जाते हैं क्योंकि आप इतना तो नहीं खा सकते, और कई बार बर्बादी भी बहुत होती, बहुत सारा बन जाता है, लेकिन अभी कोई हिसाब नहीं लगा पाते क्योंकि शादी का उत्सव है, तो आदमी चाहता भी है कि कोई चीज कम ना पड़े, लेकिन जो नंबर ऑफ जो कहते हैं ना व्यंजन, वो आप कम कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे साथी ने लिखा कि आपके पास एक मजबूत बजट होना चाहिए, खर्चों को सीमा के भीतर रखना चाहिए। ये अहम है कि आप अपनी शादी की हर मद के लिए अनुमानित खर्चों को बांटकर अपना पैसा होशियारी से खर्च करें। ऐसे में कई खर्च हैं जिन्हें आप कम कर सकते हैं। इन्हीं में से एक है इनविटेशन कार्ड। आप कितना भी महंगा और फैंसी वेडिंग इनविटेशन कार्ड क्यों ना हो, वो मेहमानों के घर में कूड़ेदान में ही फेंका जाता है, तो कुछ दिनों बाद उन्हें ये याद भी नहीं होता कि आपकी शादी का कार्ड कैसा था। इसलिए ऐसे किसी भी दिखावे में खर्च से बचें। इसकी वजह डिजिटल इनवाइट्स तैयार कराएं, इसमें आपकी क्रिएटिविटी भी दिखा सकते हैं। तो ये बात जो इसलिए कहे हम खाने के संग इसलिए हम जोड़ रहे हैं मंजरी इसको, जैसे इन्होंने बताया कि किसी को याद नहीं रहता है, तो ऐसे ही आपके यहाँ
कितने तरह के व्यंजन बने थे ये कतई आपको नहीं याद रहेगा, किसी को नहीं याद रहेगा, दूल्हा दुल्हन तक को भी याद नहीं, दूल्हा दुल्हन को तो नहीं याद रहता, उनको बस एक दूसरे की शक्ल याद रहती है। तो जी, तो अब आप ये देखिए, समस्या आती है, हाँ, है ना? अब जब विविधता की बात आती है तो विविधता तो इसलिए रखी जाती है कि हो सकता है कि किसी को ये चीज नहीं पसंद हो, वो पसंद आएगी, तो उसमें एक एक वैरायटी आप रख लें। लेकिन अभी केवल अगर चाइनीज ही कही आप 5 वैरायटी चाहते हैं, अगर आपने कुछ दक्षिण भारतीय व्यंजन रखा, इडली डोसे में भी आप इतनी विविधता, सब तरीके की वैरायटी, चाट रखा उसकी सारी वैरायटी, जैसे तो ये आजकल बुआ हाँ, सब तरह के प्रांतों के चीजें शामिल होने लगी विवाह वगैरह में, हाँ, तो ठीक है, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि नहीं, बिल्कुल मतलब निश्चित कर लेना चाहिए कि एक आप चलिए आपने एक इंटरनेशनल कॉन्टिनेंटल रख लिया, एक आप भारतीय रख लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। आप अगर नहीं रखेंगे, मान लीजिए आपने चाट नहीं रखा या मान लीजिए आपने दक्षिण भारतीय नहीं रखा, तो क्या लोग कहेंगे? हाँ। अरे उनका डोसा नहीं था, ऐसा तो नहीं कहेंगे ना। और देखा जाए तो पहले पूरी कचौड़ी यही सब चीजें चलती थी, अब वैरायटी शामिल हो गई है, और मुख्य खाना तो लोग खाएंगे ही ना, खाकर ही जाएंगे, तो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। और जाहिर है कि जो केटरर होते हैं उनको तो भाई वो व्यापार करने बैठे हैं, तो है ना, वो तो चाहेंगे कि हाँ, तो वो आपको विविधता दिखाएंगे कि अच्छा ये नहीं रखेंगे, अरे आजकल ये बहुत चल रहा है ना। कुछ सजावट ही इस तरीके की कर देते हैं कि सजावट के लिए ही अनावश्यक खर्च करवा देते हैं। तो क्या वो सजावट कितनी उपयोगी है, कितनी नहीं है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि सब लोग ये बाद में बात करें कि अरे उनके यहाँ की सजावट बहुत अच्छी थी, सिर्फ इसलिए करवा रहे हैं कि किस लिए करवा रहे हैं। और कई बार क्या होता है, फूलों की जो सजावट होती है तो फूल शाम तक मुरझा जाएंगे, तो वो बड़ी कॉस्टली भी पड़ते हैं, तो उसकी जगह ना करके थोड़ा सा आर्टिफिशियल फ्लावर्स की सजावट कराते हैं तो सस्ते में काम फिर भी हो जाता है। लेकिन हाँ, जो अफोर्ड, वही कहते हैं ना, बात है कि जो अफोर्ड कर सकता है तो वो पूरे फूलों की ही सजावट करना चाहता है। वो तो लेकिन फिर है ना कि जो लोग करते हैं तो आपने देखा, लेकिन अगर आपका बजट नहीं है तो फिर आप देखा देखी पे न जाए। कई बार लगता है ना कि दिन के विवाह बहुत अच्छे होते हैं, लाइटिंग की बच जाती है और हर चीज सुबह दिन ही दिन में सारे काम खत्म हो जाते हैं। और तो ये भी सोचा जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। वैसे हमारी साथी लिखती हैं कि कहना चाहती हूँ कि इसी साल दिसंबर में मेरे बेटे की शादी है, मेरा बजट बहुत कम है, पर मेरी दीदी जिन्होंने ये रिश्ता करवाया है वो मुझे मेरे बजट से ज्यादा खर्च करवाना चाहती हैं। वो कहती हैं कि ये जेवर जरूरी हैं, जैसे टीका, नथ, हार, मंगलसूत्र वगैरह वगैरह, बाकी और बहुत सारे खर्चे। मैंने अपना बजट बता दिया पर उन्होंने मेरे बजट से लगभग 1.5 लाख ज्यादा खर्चा बता दिया। वो मेरी बड़ी बहन है इसलिए मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं पा रही। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। सखी सहेली के माध्यम से जानना चाहती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। भाई ये तो है कि भाई उनको थोड़ा समझाना चाहिए, हम तो यही कहेंगे, है ना बुआ, और अपने ही बजट में रखें। भाई वो थोड़ा सा नाराज होंगी लेकिन आपका बजट जो बच जाएगा उनके नाराज होने से, तो आप बाद में उनको लगेगा कि हम कहीं गलत कर रहे थे इनके लिए। बात बिल्कुल सही है, ठीक है, उन्होंने विवाह करवाया है, लेकिन पहली बात तो आपकी जो बड़ी दीदी है उनसे विनम्र अनुरोध ये है कि उन्हें इस तरीके का दबाव नहीं बनाना चाहिए। उन्हें खुद भी समझना चाहिए और इस बात की उन्हें भी वकालत करनी चाहिए बाकायदा कि हाँ खर्च कम किए जाएं। उनको स्वयं आगे आना चाहिए, वो आपसे बड़ी हैं और अगर उम्र की बात भी ना करें, इसमें समझदारी की बात होनी चाहिए। हो सकता है वो आपकी छोटी बहन होती तो भी समझा सकती थी। तो बेहतर यही है कि समझदारी से काम लें और हम तो यही कहेंगे कि कतई आप किसी भी दबाव में ना आए। पैसा ऐसी चीज है कि अगर आपने कर्ज लिया या कुछ और किया आपको बहुत तकलीफ होगी, तो इस तकलीफ से क्या फायदा। बिल्कुल, है ना? इससे अच्छा है कि पहले विवाह तय होते ही पहले ही आप अपने ये चीज क्लियर कर दें कि भाई हमारी यही इतना ही बजट है, हम इतने में कर सकते हैं, आपको स्वीकार हो तो ठीक है, नहीं तो फिर नहीं। अब तो देखो शादी तय हो गई है तो ऐसा है कि तय हो गई उनकी तो खैर अलग बात है, लेकिन हम एक आम बात कर रहे हैं। यही वो जो बता रही हैं उनका यही कहना है ना, तो कि बहन अगर प्रेशर बना रही हैं तो आप उन्हें किसी भी तरह से माध्यम से समझाएं। बेटी की शादी है तो आप अपने मतलब जो आपके समधी होने वाले हैं उनसे एक बार आप बात कर लें कि हम इस धर्म संकट में हैं, आप ही बचा लीजिए, हो सकता है वही बचा लें। हम लोग तो कह ही रहे हैं ना। जी हाँ, तो वो लोग हो सकता है कि कुछ माध्यम बन जाए इस तरीके से, या कुछ और आप जगह कटौती कर लें, देखें कि आप कहाँ से बचा सकती हैं और कहाँ किसके मन का पूरा कर सकते हैं। ये आपके विवेक पर है, लेकिन फिर हम कहेंगे कि इस बात की वकालत करें जरूर। अब समय हो चला है एक अंतराल का।
अंतराल के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत करते हैं और बुआ आपका भी स्वागत करते हैं। और देखिए हमारे पास संदेश आ चुका है क्या? कि एक लिखते हैं कि जन्म मरण परण यानी परिणय हमारे समाज के 3 बहुत बड़े खर्चे होते हैं। हमारे मन की स्वाभाविक इच्छा होती है कि हम इन समारोह में मन खोलकर खर्चा करें। अधिकतर समय में तो हमारी यह इच्छा इतनी बेकाबू हो जाती है कि शेखी के जमाने का अनुसरण करते हुए हम अपनी तुलना बहुत पैसे वाले से करते हुए हम चादर के बाहर पैर पसारने लग जाते हैं। शादी में की जाने वाली बेतहाशा फिजूल खर्ची उस दीमक की तरह है जिसे हम बुराई मानने को तैयार ही नहीं है, चाहे हमें कर्ज तक ही क्यों ना लेना पड़े, मगर हम अपनी झूठी शान को बनाए रखने के लिए शादी में खूब खर्च करते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। और हमारे साथी ये भी लिखते हैं ना कि शादियां बड़ी खुशी का अवसर होती हैं, समारोह कभी कभी कई दिनों तक चलता है और इसकी तैयारी महीनों पहले शुरू हो जाती है। मेरे बड़े भाई की शादी में हमारे घर में बजट से ज़्यादा पैसा लगा था, मैरिज हॉल से लेकर कैटरिंग, टेंट इत्यादि में। वैसे आज के समय में शादियां ज़्यादा खर्च करना एक तरह की शान की बात हो गई है। तो भाई ये तो मतलब समझदारी नहीं है। शान की बात में आप अपनी जेब खाली करें, कर्ज में डूब जाएं और फिर उसके बाद जिंदगी भर या बहुत सालों तक परेशान रहें। किस बात की शान? हमें तो ये नहीं समझ में आता कि खर्च करने से क्या शान होती है और क्या केवल थोड़ी सी ज़बानी जो तारीफ है उसके लिए हम क्या क्या कर रहे हैं। तो ये समझदारी नहीं है। लेकिन समझदारी इस समय यह है कि गीत सुना जाए फिर आगे बढ़ा जाए।
देखो ऐसा है ना कि जैसे फिजूल खर्ची की बात है तो वैसे ही हमारे सभी साथी इस बात से सहमत हैं कि नहीं होना चाहिए। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हो ही जाता है भाई, ऐसा तो है, लेकिन फिर भी यहीं तो संयम रखने की जरूरत है। विवाह और खर्च एक कहावत है, जितना गुड़ डालो उतना मीठा। लेकिन शादी ऐसा खर्चा सोचो उसमें ज्यादा ही हो जाता है। उत्साह भरे माहौल में भावनाएं वश में नहीं रहती, हैसियत से ज्यादा खर्च हो जाता है। लेकिन बेवजह बहुत सारे व्यंजन बनाकर अपनी हैसियत दिखावा मात्र है। इसके बजाय लिमिटेड स्वाद भरे व्यंजन भी बनाकर शादी करके किसी जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाया जा सकता है, ताकि कोई पुण्य कर्म हो जाए। बहुत से अनाथालय वृद्धाश्रम में जाकर भी उनके साथ खुशियां बांटी जा सकती हैं, जो बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं। और कोर्ट मैरिज किया और फिर रिसेप्शन दे दिया। खर्च करने में मितव्ययी होना बहुत समझदारी है। बिल्कुल। और इसी तरह एक संदेश है कि शादी में बिल्कुल भी फिजूल खर्च नहीं करना चाहिए। वह बचा हुआ पूरा खाना शादी के अगले दिवस सुबह सुबह भंडारे की तरह बांट देना चाहिए। जी बिल्कुल सही बात है। और हो सके तो आप इसको गरीबों में भी बांट दें, इस तरह की है ना बात लिखी है इन्होंने। और ऐसे लिखा है कि खर्च बजट से ज्यादा हो ही जाता है। अंट शंट बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन पर न चाहते हुए भी खर्च करना पड़ता है। और जो सबसे ज्यादा खराब बात लगती है वो है खाने की बर्बादी। तो खाने की बर्बादी तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, समय और पैसे की भी नहीं करना चाहिए। और अंट शंट जैसे हम खुद ही कहते हैं, उसके बाद संयम नहीं रख पाते। तो यही तो समझदारी है कि किस तरह से जो चली आ रही है बात, या जो लोग बाकी लोग क्या कहेंगे, ये सब सोच के जो हम करते हैं उन पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और बुआ इसके साथ साथ जो फोटो शूट होता है, प्री वेडिंग शूट, इन सब पर भी काफी खर्चा होता है। तो थोड़ा उसके बारे में भी विचार कर लेना चाहिए। और जैसे फंक्शन की संख्या है, जैसे कि हल्दी, संगीत, मेहंदी, रिसेप्शन है, जो क्या कहते हैं सेलिब्रेशन पार्टी है, प्रपोजल पार्टी होती है, सगाई पार्टी या प्री वेडिंग होती है, कॉकटेल पार्टी से लेकर बैचलर पार्टी तक का खर्चा हो जाता है, अधिक हो जाता है। तो लगातार कई दिनों तक रखने से इंतजाम करने में बहुत दिक्कत आती है और खर्च भी होता है, जाहिर है। क्योंकि आप कई दिन तक लगातार करेंगे तो ठहरने की व्यवस्था करानी, खाने पीने की, चाय नाश्ते की, तो उन सब में बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए कम से कम 1 या 2 दिन, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन, बस उसी के अंदर आप अपने सारे प्रोग्राम अगर कर लेते हैं तो उससे काफी खर्चों को रोका जा सकता है। जी हाँ। और आजकल तो है भी कि भाई चलो 2 दिन के अंदर शादी हो जाएगी, तो सब फटाफट सारे फंक्शन हो जाते हैं। और जो बाराती या मेहमान होते हैं उनको बस ये कि आप तैयार होइए, अपने कमरों से निकलिए और जाके अपना करने लग जाइए। बिल्कुल सही बात है। इस तरह से खर्चा बच जाता है। और एक बात और है बुआ, कि जब भी आपको बुलाना है तो आप पहले एक लिस्ट बना लीजिए कि आपके कितने खास रिश्तेदार है, कितने दोस्त सर्किल को, मित्रों को बुलाना है। ये सब चीजें थोड़ी लिस्ट बना के करें। और अगर कुछ को इस फंक्शन में बुला लिया, कुछ को दूसरे फंक्शन में बुला लिया, अगर ऐसा भी रखते हैं नहीं, इसमें तो झगड़ा हो जाएगा। हाँ, झगड़ा होता है, लेकिन जैसे अब चलेगा, वो खर्च कम होना चाहिए। नहीं, लेकिन बुआ जैसे कि रिसेप्शन में कुछ लोग करते हैं ना कि रिसेप्शन में कुछ और को बुला लिया, बाहर नहीं ले जा पाए बारात में, तो रिसेप्शन में अलग लोकल वालों को दे दिया। तो इस तरह से थोड़ा नहीं, लेकिन जो बारात में गए तो उन्हें तो रिसेप्शन में बुलाना ही पड़ेगा। लौट के आएंगे तो वो तो आएंगे ना, उनके लिए तो रहता ही है। यही तो हम कह रहे हैं कि भाई इतना संभव नहीं है। लेकिन हाँ, जो खाने की जो तो कर सकते हैं, है ना? खाने की जो बात बार बार हो रही है, हमारे एक साथी ने ये भी लिखा है कि भोजन उतना लो थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। तो ये तो निर्भर है कि आप कितना बनवा रहे हैं, क्योंकि लालच आती है कि अच्छा 6 व्यंजन है तो 6 तो ले ही लें, भले ही थोड़ा थोड़ा लें, लेकिन उस थोड़े थोड़े में भी बच जाता है, फेंकता भी है। और समय की जो बात है वो तो हम लोगों ने जैसे फोटोग्राफी की बात की, तो जितना आप रखेंगे उतना ही पैसा और उतना ही समय भी नष्ट होगा। तो इन सारी चीजों में एक नियंत्रण बहुत जरूरी है। और किसी एक ऐसे व्यक्ति को रखें अपने साथ में परिवार के, जो सीधे तो संबंधी भी ना हो, जो हर फंक्शन उसको देखना भी है, लेकिन इतना जिम्मेदार हो कि वो बाकी सब चीजों को बड़े बारीकी से देखे और समझदारी से सब चीज पर अंकुश लगा सके। और जिसकी बात में इतनी ताकत हो कि वो जिसको मना कर दे कि नहीं बस अब फोटोग्राफी बंद, तो बंद हो जाए, वो बंद हो जाए। बिल्कुल सही। और बुआ इसके साथ साथ नेक की तो बात आती है। हाँ, नेक तो होता है। तो नहीं, वैसे तो सभी ने लिखा है कि जितना हम बजट बनाते हैं उससे ज्यादा खर्च हो जाता है, वो होता ही है, सब चीज में होता है ना। तो वो भी एक बजट के अंदर ही आ जाता है, मिसलेनियस करके या अतिरिक्त करके भी। बिल्कुल। तो भाई नेक है तो नेक तो देना ही है, लेकिन थोड़ा सा ऊपर नीचे करके मोल भाव उसमें भी करना चाहिए, नहीं पड़ जाता है,
देखा ही जाता है, तो इस तरह से हो सकता है। और कई बार आपने आज मेहमान को बुलाया है तो पहले तो उनका प्रोग्राम नहीं, फिर अचानक आ गए, तो आपके पास एक्स्ट्रा रूम भी होने चाहिए जहाँ पे आप ठहरने के लिए दे रहे हैं, जिससे उनको भी दिक्कत ना हो और आपका भी वो हो जाए कि भाई इन्होंने हमारे लिए रोक कर रखा। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है बुआ ये विवाह वगैरह करना। और जैसे मेकअप की बात आती है तो ठीक है, जो वधू है उसके लिए तो बहुत जरूरी है, जो कन्या है उसका मेकअप ठीक से हो, लेकिन अब अभी साथ में धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है कि लड़की या लड़की की माँ पहले जाने लगी पार्लर, अब अरे वाह बहन नहीं जाएगी, अरे भाभी नहीं जाएगी, अच्छा चाची नहीं जाएंगी, तो उसके साथ और परिवार की लड़के लड़कियां सभी जाने लगते हैं, तो वो देखना पड़ता है। और जैसे मेहंदी की रस्म है उसमें अगर आपने तय किया कि हाँ 25 लोग की लगेगी, हो सकता है वो 30 हो जाए कभी कभी, तो ये सब चीजें जो अतिरिक्त तो रखनी पड़ती है, लेकिन हाँ फिर वही ध्यान रखना होगा कि आपका क्या मापदंड है और क्या आपका बजट है। बिल्कुल। और हम सुन लेते हैं एक प्यारा सा गीत। मरने का
लोग बात कर रहे थे कि शादी विवाह के बारे में बात कर रहे थे, है ना? बस यही करती रहोगे, खाना वाना कुछ नहीं खाना भी खिलाओगी? बनाएंगे तो भाई बस देखिए, बात कर रहे थे, बात कर रहे थे, बात कर रहे थे। क्या बात है? देखिए अब हम लोग जैसा ये बात करने जा रहे थे कि शादी ब्याह में खाना क्या बनता है बुआ। शादी ब्याह में बात भी बहुत करते हैं, उसमें भी बहुत समय जाता उसमें है। भी आपस में बहुत, एक तो सालों बाद मिलते हैं सब लोग, हाँ। तो फिर पूछे मत क्या क्या परिवार के बातें लोग होती हैं। जिनसे कि जी। कभी कभी मुलाकात होती है और एक साथ मिलने का मजा कुछ और होता है। लेकिन जो तुमने सबसे पहले शुरू में कहा था मंजरी बिटिया ना, जी। कि शादी के पहले मीटिंग जरूर करते रहना चाहिए, तो एक जन के घर में हमने देखा था कि एक महीने जब शादी को जब था, तो रोज शाम को भाई लोग जितने होते थे, लड़के की शादी थी तो पिता और उनके जितने भाई लोग थे, रोज शाम को एक बार जरूर बैठते थे, आधी घंटे के लिए, भले कोई काम नहीं हो। लेकिन क्या होता है कि आपको लगता जरूर है कि समय व्यर्थ हो रहा है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें पक्के बाहर निकल कर आती हैं। तो ये जो शादी के पहले एक पुरानी परंपरा थी मीटिंग की, वो जरूर करना चाहिए। बिल्कुल। और इस मीटिंग में एक बात और बड़ी मजेदार आती थी बुआ, कि जब भी लड़के लड़की की शादी के लिए बैठे हैं घर वाले, तो मम्मी पापा अपनी शादी की बात जरूर करते थे। अरे तो भाई उससे भी तो पता चलता है कि क्या खर्च हुआ था फालतू का और क्या नहीं हुआ था और कहाँ बचत हो गई। तो फिर हमने कहा ना कि लगेगा उस समय जरूर कि ये बेकार की बातें हैं, ये किस्से हैं, ये बहुत समय नष्ट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उनसे बहुत सारी चीजें जो है छन कर मिलती हैं, आती हैं, अनुभव मिलता है। और बस एक अनुभव ये भी है कि भाई व्यंजन भी तो होते हैं। हाँ बिल्कुल, बताइए क्या क्या खाएंगे हम लोग? बता देते हैं आज लौकी की जो है मिठाई बताते हैं, लौकी की रोल। अच्छा, लौकी के रोल मतलब बताएंगे। तो इसकी सामग्री है कि लौकी आपको 700 ग्राम लेनी है, दूध 1 गिलास करीब 250 ml के आसपास होगा, 250 ml, और दूध का जो पाउडर है वो 100 ग्राम लगेगा, चीनी 120 ग्राम, इलायची पाउडर थोड़ा सा, और पिस्ते की कतरन और गुलाब की सूखी पंखुड़ियां आपको लगेंगी जी। तो इसमें करना है क्या है बुआ, कि लौकी को छील करके अच्छे से धो लीजिए और अंदर का जो बीज वाला गूदा होता है वो हटा दीजिए, निकाल दें, हटा दें। फिर उसके टुकड़े करके आप उसको एक बार 2-3 बार पानी से और धो लीजिए। फिर इसको आपको महीन मिक्सी में पीस लेना है, मिक्सी में महीन इसको पेस्ट। ये अच्छा गाने, हमें लगा महीन मिक्सी कहाँ थी भाई। हम समझ गए थे कि आप पकड़ लेंगी। तो मिक्सी में महीन इसको पीस लेना है और इसे एक पैन में डालकर आपको गैस पर चढ़ाना है और गाढ़ा हो जाए, जब ये भूनना है इसको गाढ़ा होने तक। तो उसमें घी वगैरह कुछ नहीं डालना? घी नहीं डालना बिल्कुल भी, खाली आपको पेस्ट डालना है पैन में और इसको गाढ़ा होने तक आप इसको भूनना है। और इसमें चीनी, इसको इसमें गाढ़ा होने से थोड़ा सा पहले ही आप इसमें चीनी डाल दीजिएगा। और दूसरे पैन में 1 गिलास दूध को आपको गर्म करना है और इसमें 100 ग्राम दूध का पाउडर मिलाकर इसको आपको गाढ़ा करना है, वो अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा। फिर इसमें इलायची पाउडर आप डाल दीजिए। जब ये अच्छा सा गाढ़ा हो जाए तो इसे आपको लौकी का जो मिश्रण आपने करा था उसमें डाल करके मिक्स कर देना है और इसे भी आपको करीब 3 से 4 मिनट पकाना है और थोड़ा सा हरा रंग इसमें आपको डाल देना है। और जब ये आपका अच्छा सा गाढ़ा हो जाएगा तो आपको इसको बटर पेपर पे निकाल करके और फैला दीजिए और फिर रोल के शेप में आप इसको घुमा दीजिए। नहीं, पहले किस शेप में, मतलब गोल सीधा एक चौकोर सा आप ऐसे बिछाएंगे, फिर आप उसको बटर पेपर की सहायता से रोल करते जाएंगे। अच्छा, यानी कि जैसा आप बटर पेपर जो रखेंगे, जो ट्रांसपेरेंट सा आता है जिसमें घी तेल चिपकता नहीं है, उस पर आप रख देंगे। तो उसमें चाहे आप रेक्टेंगल शेप का रखें, चाहे गोल बना के रखिए, उसके बाद उसी बटर पेपर के संग आप उसको रोल कर दीजिए। थोड़ा सा बटर पेपर इंतजार कीजिए, थोड़ा सा रुक जाए, हल्का सा उसमें सेट हो जाए, फिर आप इसको हाथ से थपथपा सकते हैं ना। हाँ, हल्का सा थपथपा सकते हैं। और फिर जब थोड़ा सा दबने लगे तब आप इसको रोल करना शुरू कर दीजिए और इसके बाद आप इसको फ्रिज में रख दीजिए। और जब ये ठंडा हो जाए तो आप इसको निकाल के आप गोले गोले काट लीजिए उसके रोल के। और ऊपर से पिस्ते की कतरन चिपका दीजिए और गुलाब की जो सूखी पंखुड़ियां होती है वो हर पर थोड़ी थोड़ी सी चिपका दीजिए। बटर पेपर निकाल दें। बटर पेपर तो आपका रोल बनाते ही वो बाद में हट ही जाएगा जब आप रोल काटेंगे। हटाना पड़ेगा मैडम। हाँ, वो जब आप रोल काटने के लिए निकालेंगे तब हटाना पड़ेगा। श्रोताओं आप सुन लीजिए, ये बिल्कुल हटाने वाले नहीं है, इनके पास ऐसा बटर पेपर है जो अपने आप निकल जाएगा। नहीं, जब हम रोल बनाने के लिए करेंगे ना बुआ, तब वो निकल जाएगा। हाँ, जब हम खोलेंगे उसको फ्रिज से निकाल के काटने के लिए तब वो अलग हो जाएगा, अलग हो जाएगा। हो गएगा, टाटा बाय बाय, हम जा रहे हैं। बिल्कुल, फिलहाल तो हम नहीं जाएंगे। और क्या बता रही हैं? नहीं, अभी तो एक आध और बताओगी, खाने की चीज बनाओ। क्या बता रही हो? फिर आलू की बर्फी बता देते हैं। बिल्कुल। तो इसमें लेना है कि 4 उबले आलू लेना है, दूध आधा कप गरम दूध लेना है, इन दोनों को मैश करके आपको मिला देना, महीन पेस्ट बना देना है, क्योंकि 4 उबला आलू हमने लिया था छील के। और इसमें 200 ग्राम गुड़ डाल देना है। और अब एक पैन में घी लगाए, बट जब इसको गाढ़ा हो जाएगा ये सब मिश्रण पका के, तो आप बटर पेपर पे इसको फैला देना है। जब ये जम जाएगा तो इसमें इसके ऊपर करीब 7-8 काजू बादाम और खरबूजे के बीज जो हैं वो आप
उसको पीस लेना है आपको, और पैन में देसी घी 1 चम्मच डाल करके बादाम वाला जो पाउडर था, जो आपने काजू बादाम खरबूजे के बीज का पाउडर बनाया है, उसको आप उसमें भून लीजिए, और उसके ऊपर 100 ग्राम कसा हुआ नारियल भी डालकर भून लीजिए। इनका रंग बदल जाएगा, इसको आप प्लेट में अलग निकाल लीजिए। और एक पैन लेना है, उसमें 1.5 कप दूध डालना है और गाढ़ा करना है। इसमें जो आलू का मिश्रण जो हम लोगों ने पहले गाढ़ा किया था, वो सब गाढ़ा रहेगा। उसमें इलायची पाउडर, नारियल का बुरादा डाल देना है और इसको थोड़ी देर तक पकाना है। जब वो गाढ़ा हो जाएगा तो उसमें गुड़ डाल देना है, और वो सुनहरा रंग का जब हो जाएगा तब आप उसको ट्रे में आप जमा लीजिए, और बाद में उसके बाद आप उसके बर्फी की शेप में आपको काट लेना है। क्या बात है। तो भाई ये मीठी मीठी चीजें हैं। और हमारे एक साथी ने मंजरी बेटे, एक बात है, बड़ी शिकायत है हमें फेसबुक से कि संदेश पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। हमारे साथी ने लिखा था कि खट्टी मीठी जो बेर आती है उसको पहले आप थोड़ा सा सुखा दीजिए, लाल वाली जो होती है थोड़ी सी कत्थई रंग की, और उसको सुखा दीजिए 3-4 दिन पहले धूप में उसको सुखा लें, फिर उसको हाथ से दबा दें कि कोई ऐसी पिलपिली वाली तो नहीं रह गई है। और उसके बाद इन्होंने बताया था कि उसके बाद उसको चाहे तो आप शक्कर डालें, नहीं तो बिना डाले भी आप खा सकती हैं। थोड़ी सी नमक मिला दें उस पर। अब ये मिल ही नहीं रहा है। बड़ी अच्छी चीज उन्होंने बताई थी। तब तक हम गाना बजा देते हैं। गाना बजा देते हैं कि कुछ और बता दें? नहीं, पहले गाना बजा देते हैं। अच्छा ठीक। गिर गया झुमका, गिरने दो, खो गई मुंदरी, खोने दो, उड़ गई चुनरी, उड़ने दो, काहे का डर है, बाली उम्र है, छोड़ो बहाना, गिर गया झुमका, गिरने दो, खो गई मुंदरी, खोने दो, उड़ गई चुनरी, उड़ने दो, काहे का डर है, बाली उम्र है, और छोड़ो बहाना, ना गिर गया झुमका, आजा ना आजा आजा आजा, ना आहा ना पूछेंगे सब मुझे, आई कहाँ से तू हसीना, रंग भरे होठों का, रंग भला किसने छीना, कहना चमन के फूलों ने मेरा रूप चुरा के रख लिया, क्या हुआ, चुप गया कांटा, चुभने दो, खुल गया गजरा, खुलने दो, मिट गया गजरा, मिटने दो, काहे का डर है, बाली उम्र है, और छोड़ो बहाना, गिर गया झुमका,
तो भाई जो बेर वाली बात कह रहे थे, गोल भूरे रंग वाले पके हुए और उसकी खट्टी मीठी अचार, बेर साफ करके सड़े गले भाग को निकाल लें, 2 दिन धूप में सुखा लें। तीसरे दिन सभी बेर को हथेलियों से दबा कर देख लें कोई अंदर से गलने वाली तो नहीं है। अब इसमें नमक हल्दी मिलाकर थोड़ी देर के लिए धूप में रखें। कढ़ाई में 5 बड़े चम्मच पचफोरन, 2 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच जीरा, 4 लाल सूखी मिर्च, सभी को कढ़ाई में सूखा रोस्ट कर लें और इसे दरदरा पीस लें। थोड़ा सा पानी फिर कढ़ाई में डालें और बेर को डालकर थोड़ी देर पकने दें। जब उसमें उबाल आ जाए, जितनी बेर है उतना ही उसमें गुड़ डाल दें। 5 से 10 मिनट के अंदर पककर गाढ़ी होने लगेगी कढ़ाई का किनारा, जब छोड़ने लगे तो उसे उतार दें। रोस्ट किए पीसे सभी सूखे मसाले, काला नमक डाल दें। पूरी पराठे खिचड़ी के साथ तो बहुत अच्छी लगती है। आप इसको ऐसे भी एंजॉय कर सकते हैं। बेहद लजीज और खट्टी मीठी स्वादिष्ट अचार बेर की। क्या बात है। और इन्होंने खास लिखा है भाई चीनी मत डालिएगा, तो गुड़ का मजा और है। अच्छे सारे व्यंजन बताए इन्होंने, है ना, अच्छा सा व्यंजन बताया। हाँ, लेकिन हमारे एक साथी ने ये भी बताया है कि भाई विवाह के लिए कि खर्चे कम करने के लिए सामूहिक विवाह के आयोजन की बात की है। उन्होंने लिखा है कि हमारे गाँव के पास जो है वो थोड़ी दूर पर 20 किलोमीटर दूरी पर समूह विवाह का आयोजन है। इसमें शामिल होने के लिए जिस परिवार ने अपने बेटे बेटी का नाम रजिस्टर कराया, उसे अपने बेटी या बेटी के विवाह में खर्च नहीं उठाना पड़ा। तो सब जो है समाज सेवा जो लोग करते हैं, सेवा भावी लोग जो है वो करते हैं और इस तरीके से मुफ्त में शादी होती है। क्या बात है। और देखिए समय भी भाग चला एकदम, तो हम लोग सभी से लेते हैं विदा। तो सभी को मंजरी वर्मा और प्यारी बुआ का नमस्कार। नमस्कार। सखी सहेली।